नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। राज्य आंदोलनकारियों को एक बार फिर न्याय की उम्मीद जगी। आज नैनीताल हाईकोर्ट ने मुजफ्फरनगर कांड का संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य को नोटिस जारी किए हैं। कोर्ट ने दोनों सरकारों से पूछा है कि इस पूरे मामले पर स्टेटस रिपोर्ट और एक्शन टेकन कमेटी की रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए गए हैं। कोर्ट पूरे मामले पर अब नवंबर माह में सुनवाई करेगा। गौरतलब है कि राज्य आंदोलन के दौरान 28 आंदोलनकारियों की मौत हो गई थी और कई महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना और 17 आंदोलनकारियों के साथ छेड़छाड़ सीबीआई की रिपोर्ट में सामने आया था। हालांकि 1996 में सीबीआई ने तत्कालीन डीएम मुजफ्फरनगर समेत अन्य के खिलाफ विभिन्न धाराओं में चार्जशीट दाखिल की, मगर चार्जशीट के खिलाफ 2003 में डीएम ने हाईकोर्ट नैनीताल में याचिका दाखिल कर दी। कोर्ट ने डीएम को राहत देते हुए मामले पर स्टे दे दिया, जिसके बाद 22 अगस्त 2003 को हाईकोर्ट की एकल पीठ ने अपने फैसले को रिकॉल कर लिया। इसके बाद मामले पर सुनवाई नहीं हो सकी तो मामले से जुड़े फाइल भी गायब हो गई। अब 24 साल बाद एक बार फिर मुजफ्फरनगर कांड का मामला सामने आया है। हत्याकांड, जो मुजफ्फरनगर हत्याकांड, उत्तराखंड आंदोलनकारी 24 साल बीत जाने के बाद भी जो उन लोगों को अभी तक न्याय नहीं मिला है, उसका सस्वेता संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर एक्शन टेकन रिपोर्ट और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश किए हैं और नवंबर में तारीख निश्चित की है। और आज जो है 24 साल की जो पीड़ा है इस उत्तराखंड आंदोलनकारियों की, और जो शहीद हो गए हैं, जो लोग जिनको न्याय नहीं मिल पाया, और जो दोषी लोग हैं उनको जो है उनके जो कृत्य है उसका दंड मिले। तो न्याय की उम्मीद यहां पर जगी है। हाईकोर्ट ने मुजफ्फरनगर कांड का संज्ञान लिया है। बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के हमारे संपादक अनुपम त्रिवेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अनुपम जी, किस नजरिए से देखा जाए 30 सालों के बाद एक बार फिर यह मसला सामने आया है, अदालत ने चीजों को संज्ञान में लिया है, क्या लगता है जिस तरीके से इंसाफ की उम्मीद जगी है वाकई में वो दिन आएगा? अनुपम, देखिए, ये मामला बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से आज उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूरा इसमें नोटिस सर्व कर रहे हैं यूपी को और उत्तराखंड को। 23 साल पुराना यह मामला है और अभी तक आंदोलनकारी संगठन जो पूरे राज्य आंदोलन से जुड़े थे, सेपरेट मूवमेंट से जुड़े थे, उनकी हमेशा मांग रही है कि इसमें दोषियों को सजा मिले। लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज महत्वपूर्ण बताऊं कि 5 याचिकाएं तब दाखिल हुई थी, रिट्स दाखिल हुई थी इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले की जांच को लेकर, और वो बाद में धीरे धीरे वो काफी एक कानूनी प्रक्रिया चली लंबी। उसके बाद वो सीबीआई के पास वो मामले गए और सीबीआई के मामलों में भी बहुत लंबी प्रक्रिया चली, लेकिन आज तक उसमें कुछ हो नहीं पाया एक्चुअली इसमें। तो ये एक बहुत बड़ा एक डिसीजन है कि जिस तरीके से पूरे मामले को फिर से खोला जाएगा, तो उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें शायद अब कुछ हो। जो मामला इतने सालों से ठंडे बस्ते में चले गया था, उसमें कुछ एक्शन अब आगे को देखने को मिलेगा। जी अनुपम जी, सवाल ये है कि दोनों सरकारों को यहाँ पर नोटिस दिया गया है, तो ऐसे में जो उस वक्त में चीजें रही होंगी, क्या आपको लगता है इन 23 सालों के बाद जिस तरीके से पहले वक्त में फाइलें गायब हो गई थी, जिन अधिकारियों की पोस्टिंग वहां पर थी, न जाने वो कितने प्रमोशन लेके अब कहां पर पोस्ट हो, तो सारी चीजों को एक जगह इकट्ठा करना भी अब इतना आसान नहीं होगा? बिल्कुल, ये बड़ा महत्वपूर्ण आपने बिंदु उठाया, क्योंकि देखिए इस बीच पूरे दोनों राज्य अलग हो गए हैं। उत्तराखंड यूपी अब बिल्कुल अलग राज्य हैं। उसमें इनमें आरोपी जो लोग बनाए गए थे, वहाँ के पुलिस अधिकारी थे, नसीम थे, बुआ सिंह थे, तत्कालीन डीएम थे वहाँ के अनंत कुमार सिंह, इन सब की रिट्स में अलग अलग लोगों को दोषी बनाया गया था। इसके अलावा और भी कई लोग दोषी हुए थे। तो इस बीच में आप ठीक कह रहे हैं कि अब देखना पड़ेगा कि उनमें से कितने लोग अभी सर्विंग हैं या रिटायर भी हो गए हों या प्रमोशन होकर कहाँ पोस्टेड हों, और उसकी फाइलों को जुटाना एक लंबी न्यायिक प्रक्रिया जरूर होगी। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से कोर्ट ने इसमें स्वतः संज्ञान इस मामले का लिया है, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने, और पूरे मामले को दोबारा से खोला है, अगर ये ठीक से पैरवी अगर कर सकी उत्तराखंड सरकार इस बार, तो हो सकता है किसी अंजाम तक भी पहुंचे। नहीं तो आप जैसे जानते ही हैं कि न्यायिक प्रक्रिया में फिर सारा मामले खो जाते हैं, बहुत लंबी चलते रही तो पता नहीं ना जाने कितने साल लग जाएंगे। लेकिन यहाँ पर उत्तराखंड सरकार का रोल बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि वो किस तरीके से कितना एक्टिविज्म अपनी तरफ से दिखाती है, कितना इंटरेस्ट अपनी तरफ से। लेकिन अनुपम जी, अक्सर देखने को आता है जब एक लंबी प्रक्रिया के बाद अदालत द्वारा इस तरीके के मामलों को संज्ञान में लिया जाता है तो अदालती कार्रवाई तो अपनी रफ्तार से चलती है, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल माइलेज देने की इस पूरे मसले की कोशिश हो सकती है क्या?
देखिए, बीजेपी की जहां तक मैं बात करूं, क्योंकि जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं, अनंत कुमार सिंह जी उस समय के जिलाधिकारी थे मुजफ्फरनगर के, जिनको आरोपित बनाया गया। उसी समय पे यूपी में जब चीफ मिनिस्टर आए थे राजनाथ सिंह जी, तो राजनाथ सिंह के वो स्टाफ में चले गए थे। तो उसमें भी क्वेश्चन उठा था कि भाई बीजेपी अगर वास्तव में क्योंकि वो भी पार्टी एक जुड़ी हुई थी, कांग्रेस सभी पॉलिटिकल पार्टी राज्य आंदोलन से जुड़ी थी, कि अगर सीरियस है तो ये कैसे हो गया, कैसे मुख्यमंत्री के वो स्टाफ में चले गए। तो ये मामले उठे थे। और अभी तो कि माइलेज कौन पार्टी ले पाएगी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज फिर बीजेपी की सरकार है, यूपी में भी, उत्तराखंड में भी, और कहीं ना कहीं उनकी भी उंगलियां उठते रही हैं इस मामले में पूरी ढीली ढाली कार्रवाई के लिए। तो ये अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से गवर्नमेंट इसमें एक्टिविज्म अपने लेवल में दिखाती है। जो मैं बात कह रहा हूँ, काफी हद तक इस मामले में कहाँ ये अंजाम पे पहुंचेगा, इस पर डिपेंड करेगा कि सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई होती है। जी अनुपम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुपम त्रिवेदी हमारे उत्तराखंड के संपादक हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो इस बड़ी खबर पर हमें विस्तार से जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं, देहरादून के जी इंस्टीट्यूट में बीएससी आईटी की पढ़ाई करने वाले छात्र शोएब के आतंकी संगठनों से जुड़े होने की खबर मिली है। 21 वर्षीय शोएब कश्मीर के कुलगाम का रहने वाला है और वो देहरादून में रहकर पढ़ाई कर रहा था। उसने 2016 में कॉलेज में दाखिला लिया था। बीते 6 महीने पहले शोएब मई महीने में अपने घर कश्मीर गया था और वहां से यह कहकर निकला कि वो देहरादून अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने जा रहा है, लेकिन वो अपने इंस्टीट्यूट में नहीं पहुंचा। जब इंस्टीट्यूट की तरफ से शोएब के परिजनों से नहीं पूछने का वहां पर कारण पूछा गया तो परिजनों ने सेना से संपर्क साधा। उसके बाद शोएब की कुछ तस्वीरों के सोशल मीडिया पर हथियार के साथ वायरल होने का पता चला। वहीं एडीजी अशोक कुमार का कहना है कि उत्तराखंड पुलिस और खुफिया विभाग इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। के अनुसार ये छात्र 2016 से एल्पाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था, आईटी की पढ़ाई कर रहा था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, और 4 सेमेस्टर इसने पूरे किए। चौथे सेमेस्टर का एग्ज़ाम मई 2018 में दिया और उसके बाद से जैसे सभी बच्चे चले जाते हैं, दोबारा अगस्त में इंस्टीट्यूट खुलता है तो आते हैं। 5th सेमेस्टर के लिए इसको अगस्त 2018 में आना था, जो ये नहीं पहुंचा है। आप लोग के थ्रू, मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू पता चल रहा है कि इसने कोई संगठन ज्वाइन किया है, तो वो उस बात को हम ऑफिशियली वेरीफाई अभी नहीं कर सकते, कंफर्म नहीं कर सकते ऑथेंटिकली, क्योंकि कई बार सोशल मीडिया की पोस्ट कोई और भी पोस्ट कर सकता है। तो परंतु हम लोग इसके जो है सत्यापन कर रहे हैं, अपने तथ्य जुटा रहे हैं। प्रदेशवासियों के लिए एक और अच्छी खबर यहां पर है। अब किफायती दामों में राज्य के लोगों को हवाई सेवा मिलने जा रही है। उड़ान योजना के तहत देहरादून पिथौरागढ़ हवाई सेवा का ट्रायल रन हो रहा है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने हरी झंडी दिखाकर दून पिथौरागढ़ हवाई सेवा की शुरुआत कर दी है। इस मौके पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे, जबकि 24 तारीख से यात्रियों के लिए नियमित सेवा होगी। तो 2,480 रुपए खर्च कीजिए और हवाई सेवा का आप आनंद लीजिए। सस्ती दरों पर हवाई सेवा यहां पर अब उपलब्ध हो रही है। और अब बात करते हैं इन्वेस्टर समिट की। इन्वेस्टर समिट डेस्टिनेशन उत्तराखंड 2018 को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत काफी उत्साहित नजर आए। मुख्यमंत्री का कहना है कि 2 दिन के इन्वेस्टर समिट में निवेशकों का रुझान उत्तराखंड को लेकर काफी ज्यादा बेहतर है। निवेशक चाहते हैं कि उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर निवेश किया जाए। सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है कि प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर निवेशक पहुंचे। बड़ा एक कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है और जहाँ इसमें भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर तमाम सीनियर मिनिस्टर्स यहाँ पर आए हैं, वहीं उत्तराखंड में हमारे जो लोग हैं जो उद्योग स्थापित कर रहे हैं, तमाम जो NGOs हैं जो वो काम कर रहे हैं, उनको भी यहाँ पर
अपने को साबित करने का मौका मिला है, अपने आप को प्रदर्शित करने का मौका मिला है। देहरादून में हो रहे इन्वेस्टर्स समिट का आज दूसरा और आखिरी दिन है। निवेशकों को रिझाने के लिए उत्तराखंड के देहरादून में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जा रहा है। 4 बजे से इन्वेस्टर्स समिट की प्रदर्शनी आम लोग भी देख सकेंगे। 4 बजे के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह समिट का समापन करेंगे। हमारे संवाददाता किशोर रावत ने इन्वेस्टर्स समिट के आखिरी दिन क्या कुछ खास चल रहा है उसका जायजा लिया। इन्वेस्टर समिट का आज दूसरा और आखिरी दिन है। आज आखिरी दिन में तमाम तरह के सेशन होंगे, जिसमें एग्रीकल्चर है, वेलनेस है, आयुष है, उसके साथ ही पीएचडी चैम्बर के भी जो इंडस्ट्री है उनका भी एक सेशन होगा। तो कुल मिलाकर आज जो दूसरा और आखिरी दिन है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज राजनाथ सिंह जो देश के गृह मंत्री है वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे और अपना संबोधन करेंगे और किस तरीके से उत्तराखंड में आगे डेवलपमेंट हो सकता है, विकास हो सकता है और किस तरीके से और इन्वेस्टमेंट हो सकता है उसके बारे में बताएंगे। उसको लेकर पूरी तैयारी होती है। आज सबसे बड़ा एक बात और खास बात है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शाम को 4 बजे के बाद ये जो तमाम जो इन्वेस्टर की तैयारी चल रही है, जो एक एग्जीबिशन लगाई गई है, यहाँ पर आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा ताकि लोग देखें कि किस तरीके से प्रदेश सरकार और प्रदेश सरकार के तमाम जो अधिकारी है या फिर किस तरीके से इन्वेस्टमेंट को लेकर उनकी प्रयास है और एग्जीबिशन देखने के लिए आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। कुल मिलाकर इन्वेस्टर समिट से 70 या 75 हज़ार करोड़ का एक दावा किया जा रहा है, लेकिन अगर इसमें 10% भी उत्तराखंड के लिए इन्वेस्टर आता है तो यानी ये माना जाएगा उत्तराखंड 100% इन्वेस्टर माना जाएगा और उत्तराखंड विकास के लिए आगे बढ़ेगा। किशोर रावत, न्यूज़ 18 देहरादून। और बातचीत करने के लिए इस वक्त मुकेश कुमार हमारे संवाददाता इन्वेस्टर समिट से हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। मुकेश, लगातार कई सालों से उत्तराखंड में रिपोर्टिंग कर रहे हैं और वहां पर इस इन्वेस्टर समिट को कवर कर रहे हैं, लगातार नजर बनाए हुए हैं। मुकेश, सबसे अहम और बड़ा सवाल यहां पर यह कि आज दूसरा दिन है। कल हमने देखा कि किस तरीके से वहां पर भव्य शुरुआत हुई और जिस तरीके से सरकार इन्वेस्टर्स को बुला करके ससम्मान उत्तराखंड में निवेश करने के लिए उनको आमंत्रित किया है, क्या रिजल्ट्स वहां पर दिख रहे हैं? देखिए अनुपम, अभी कई इंडस्ट्रीज से भी हमारी बात हुई है, उनका काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस उत्तराखंड के लिए देखने को मिल रहा है। अलग अलग सेक्टर्स, जिस तरह से राज्य सरकार ने 12 सेक्टर्स को चिन्हित किया जिनमें निवेश की संभावनाएं हैं, तो कुल मिलाकर अलग अलग मंत्रियों के सेशंस भी हो रहे हैं। सरकार के जो प्रतिनिधि हैं तमाम निवेशकों के साथ 1-to-1 बातचीत कर रहे हैं, उनको प्रपोजल दे रहे हैं कि किस तरह से उत्तराखंड में निवेश किया जा सकता है, कौन से ऐसे सेक्टर हैं। तो आज भी कई महत्वपूर्ण इंटरेक्शन हुए, खासतौर पर केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल भी उत्तराखंड दौरे पर आई थी। फूड प्रोसेसिंग के मामले में उनका सेशन हुआ है। इनके अलावा जो केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी चौबे, वो भी यहाँ पर आए, उन्होंने भी बिल्कुल मुकेश, लेकिन कुछ फिगर आया है अब तक? कितने एमओयू साइन हो चुके हैं, कितने करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट आ चुका है? क्या सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी दी गई है और समापन कितने बजे होना है आज? देखिए 4:30 बजे का समय समापन के लिए तय किया गया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह यहां पहुंच गए हैं स्टेडियम कैंपस के भीतर और 4 बजे के बाद जो कैंपस की प्रदर्शनी है उसको आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। जहां तक एमओयू की बात की जाए अनुपम, 75 से 80 हज़ार करोड़ के एमओयू साइन होने का जो आंकड़ा है वो राज्य सरकार की ओर से दिया गया है, लेकिन एक फाइनल फिगर समापन के बाद आएगी जब सरकारी अधिकारी मशीनरी ये कैलकुलेट करेगी कि ओवरऑल कितना एमओयू साइन हुआ है। अनुपम, क्या मुकेश ये बात कही जा सकती है, उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड के लोग ये बात कह सकते हैं कि जो उत्तराखंड कुछ वक्त पहले था वो उत्तराखंड बदल रहा है और उभर रहा है और आज की तारीख में उत्तराखंड उभरता उत्तराखंड है इस इन्वेस्टर समिट के बाद? देखिए कल प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन के दौरान एक बड़ी बात कही थी अनुपम। 17 साल का उत्तराखंड हो गया, 18 साल का होने जा रहा है, एक युवा राज्य बनने जा रहा है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से विकास होना चाहिए था वो विकास उत्तराखंड में नहीं हुआ। इस आयोजन से उम्मीद जरूर जगी है। 80 हज़ार करोड़ के एमओयू साइन होने का दावा किया जा रहा है। यदि इसका एक बड़ा हिस्सा यानी कि 10 से 15 हज़ार करोड़ भी इन्वेस्टमेंट ग्राउंड पर उतरता है तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड में जो विकास की रफ्तार है वो तेज होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, पलायन जैसी बड़ी समस्या है उस पर भी आंशिक रूप से अंकुश जरूर लगाया बिल्कुल मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया। धरातल पर क्या दिखता है करोड़ों इन्वेस्टमेंट आने के बाद और कितना उसका असर दिखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जाहिर तौर पर इंप्लीमेंटेशन बहुत मायने रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।
देहरादून में इन्वेस्टर समिट चल रहा है, तो ये तो सभी जानते हैं, लेकिन समिट कुछ आम लोगों के लिए भी खुशियां लेकर आया है। अब आप सोचने लगे होंगे कि आखिर मैं ऐसे क्या कह रहा हूं, ऐसी कौन सी खुशियां हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर जब खुशियां आती हैं तो चेहरे पर खुशी भी आती है। तो इस रिपोर्ट को आप देखिए, खास रिपोर्ट है ये, जिसके जरिए आप समझेंगे कि आखिर खुशियां कहां हैं। ये चूल्हे पर चढ़ा हुआ पतीला, तेल में छनते पकौड़े और खाने का बाकी सामान, नजारा किसी शादी घर का नहीं बल्कि एक पकौड़े की दुकान का है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा खास क्या है, तो जवाब भी सुन लीजिए। यूँ तो देहरादून में इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक पकौड़े की दुकान भी चर्चा में है, जो स्टेडियम के मेन प्रवेश द्वार के पास है। खाने पीने के लिए लोग जो तमाम यहाँ पर समिट में शामिल होने के लिए आए हैं, तमाम एजेंसीज के लोग हैं, उनको ये पकौड़े की दुकान खासा लुभा रही है। चूँकि आसपास खाने का कोई दूसरा इंतजाम नहीं है, लिहाजा विकल्प के तौर पर लोग पकौड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल इस दुकान पर यूँ तो ग्राहक बामुश्किल ही आया करते थे, लेकिन इन्वेस्टर समिट की वजह से यहाँ रौनक आ गई। पकौड़ा व्यवसायी 2 पैसे ज्यादा कमाने लगे और यकीनन वो इससे खुश भी हैं। पकौड़े, हम भी पकौड़े निकाल रहे हैं, लोगों को, पब्लिक को सर्विस दे रहे हैं। बहुत अच्छा है हमारे लिए, चल रही दुकान जी, बढ़िया। सरकार इन्वेस्टर समिट कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा कंपनियां प्रदेश में आएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। तो वहीं समिट के आयोजन भर से पकोड़ा व्यवसायियों की बल्ले बल्ले हो गई है। देहरादून से मुकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। सचिवालय, विधानसभा भवन, राजभवन और सीएम आवास इस प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। यहां हर व्यवस्था वीआईपी है। पेयजल व्यवस्थाएं भी इन स्थानों पर आला दर्जे की हैं, लेकिन इन सभी जगहों पर पीने के पानी के लिए क्या किया जाता है, ये सोचेंगे आप और दिखाएंगे हम आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए कि आप देखिए किस तरीके से हाल है। सचिवालय, विधानसभा भवन, राजभवन और सीएम आवास, ये वो जगह है जहां पेयजल की व्यवस्थाएं वीआईपी हैं। इन तमाम वीआईपी भवनों में पीने के पानी की व्यवस्था के लिए पेयजल विभाग की तरफ से खास व्यवस्थाएं की गई हैं। सचिवालय और विधानसभा के पास अपना ट्यूबवेल है, राजभवन और सीएम आवास पर खास पेयजल लाइन है। वीआईपीज के जो डेस्टिनेशन है, जब आपकी वो चलती है, विधानसभा चलती है या मुख्यमंत्री आवास है, कार्यालय है, इन सबके वाटर क्वालिटी की मॉनिटरिंग लगातार की जाती है और शुद्ध पानी उनको आपूर्ति किया जाता है। ये सारी बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इतने वीआईपी व्यवस्था के बाद भी सप्लाई किए जा रहे पेयजल का इस्तेमाल गमलों में पानी देने में किया जा रहा है, और तो और इस पानी से अधिकारियों और मंत्रियों की गाड़ियां भी साफ होती हैं। निश्चित रूप से कार्य संस्कृति में परिवर्तन किया जाना चाहिए और उसको करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इसीलिए सिंगल यूज़ प्लास्टिक को हमने बैन किया है। उसके पीछे भाव ही यही है कि हम इस तरह की जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं से लीक से हट करके काम करें और वास्तविक आधार पर हम किन किन स्तरों पर जा कर के मितव्ययिता ला सकते हैं और किस तरह से हम विभिन्न प्रकार के स्रोतों का संरक्षण कर सकते हैं, वो सब हमारी कार्य योजना का हिस्सा है। अधिकारी और मंत्री जब मीटिंग करते हैं तो पीने के लिए वो मिनरल वाटर पर ज्यादा भरोसा दिखाते हैं। जीएमवीएन के सूत्र बताते हैं कि सचिवालय में एक महीने में निगम की तरफ से लगभग 30,000 का खर्चा किया जाता है। ऐसे में सचिवालय में किए जा रहे खर्च को औसत मानकर राजभवन, सीएम आवास और विधानसभा के खर्चों का आकलन किया जा सकता है। स्थान के पानी का इस्तेमाल अगर सूखे गमलों को तर करने के लिए किया जाता है तो ये बताता है कि हमारे सरकारी मुलाजिमों का अपने ही सरकारी सिस्टम पर कितना भरोसा है, और ऐसे में इन पेयजल लाइंस को जनता को समर्पित कर दिया जाना चाहिए ताकि कोई हलक सूखा ना रह जाए। कैमरामैन अनिरुद्ध रावत के साथ रॉबिन सिंह चौहान, न्यूज़ 18 देहरादून। किसानों की मेहनत पर जंगली जानवर लगातार पानी फेर रहे हैं और वन विभाग के अधिकारी हैं कि हाथ पर हाथ धरे हुए बैठे हुए हैं। हरिद्वार से हमारी इस रिपोर्ट को आप देखिए।
तस्वीरों में मौजूद हाथियों को देखिए। दिखने में तो ये अच्छे लग रहे हैं, लेकिन इनसे किसानों में दहशत है। किसानों का आरोप है कि हाथी उनकी फसलों को तबाह कर रहे हैं। रविवार को भी अचानक से 2 हाथी कटारपुर गांव के खेतों में घुस गए और किसानों की गन्ने की फसल और धान की फसल को तबाह कर दिया। धान की फसल बिल्कुल चौपट कर दी जी। लाखों रुपए का नुकसान है जी। जिन्हें देते जाते जी, गन्ना भी खाते हैं और धान भी खाते हैं, अच्छा जी, और फसलें भी खाते हैं, चेरी वगैरह जो सब खा लेते हैं। जा रहे जी 2 हाथी और रोज लाखों रुपए का नुकसान कर दिया जी इन्होंने, और ये हम रात दिन परेशान कर रहे हैं और हम अपने जान का भी खतरा है जी। हालांकि इस बारे में जब वन विभाग की टीम से सवाल किया गया तो विभाग का तर्क था कि ये हाथियों का कॉरिडोर है, इसी वजह से हाथी यहाँ चले आते हैं। हालांकि एहतियात के तौर पर इलेक्ट्रिक फेंस भी लगाई गई हैं। तो एक तरह से जो है वो कॉरिडोर है हाथी का, वहाँ पर कॉरिडोर है, इस वजह से हाथी आते रहते हैं जंगल से। अब इस समय उसके एहतियात बरते जा रहे हैं, रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। भले ही विभाग तमाम तरह के तर्क दे रहा हो, लेकिन ये बात भी उतनी ही दुरुस्त है कि किसानों का लगातार नुकसान हो रहा है, लिहाजा कोई न कोई बीच का रास्ता जरूर निकालना होगा, जिससे कि किसानों का नुकसान ना हो और ना ही हाथियों को किसी तरह की चोट पहुंचे। हरिद्वार से तनुज वालिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। डिजिटल इंडिया के लिए सरकार हर संभव कोशिशों में लगी है, लेकिन सरकार के इस सपने को ऊर्जा विभाग किस तरीके से पलीता लगा रहा है कि हम आपको बताते हैं। दरअसल उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा सब स्टेशनों पर लाखों की पेमेंट कियोस्क एटीएम द्वारा लगवाई गई, लेकिन मशीनें या तो काम नहीं कर रही हैं या भाग्य लापरवाही की वजह से धूल फांक रही हैं। इससे जनता को लंबी लाइनों में खड़ा होकर इंतजार करना पड़ रहा है। लेकिन जब हमने इसकी जानकारी अधिकारियों को दी तो जानकारी नहीं होने की दुहाई देने लगे और जल्द ही कार्रवाई का आश्वासन देते हुए नजर आए। तो ये वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी कि लाइन लगाने वाली वो मशीन में आकर के अपना पेमेंट कर लें बिजली। मेरे को दिक्कत ये है, लाइन में खड़ा होना पड़ता है, लाइन में खड़े होकर भी बिल नहीं जमा हो रहा है। मेरे साथ आज तीसरी बार आ रहा हूँ मैं बिल जमा करने के लिए। मेरी जानकारी में अभी तक आया नहीं है, लेकिन आपने बता दिया, मैं इसका पता करके इसको अगर यूज़ नहीं हुआ है तो उसको तुरंत यूज़ करने के लिए मैं निर्देशित करूँगा, और अगर कोई कमी होगी तो उसको ठीक कराने की कोशिश करूँगा तुरंत। और अब देखते हैं 3 मिनट में 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। श्रीनगर गढ़वाल के एनआईटी में सुरक्षा और स्थायी कैंपस जल्द निर्माण की मांग पर छात्रों की अनिश्चितकालीन हड़ताल 5वें दिन भी जारी है। 3 अक्टूबर को सड़क हादसे में 2 छात्राओं के घायल होने से छात्रों में आक्रोश है। रामनगर में अवैध शराब का प्रचलन रुक नहीं रहा है, जिससे परेशान ग्रामीणों ने जहां जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों की मांग है कि क्षेत्र में शीघ्र इस शराब को बेचना बंद किया जाए। रुद्रप्रयाग नगर में बन रहे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण को लेकर हटाई गई 12 दुकानों का अस्थायी निर्माण कार्य शुरू हो गया है। मुख्य बाजार स्थित इन दुकानों को बीते बुधवार को प्रशासन द्वारा हटवाया गया था। टिहरी झील पर बन रहे प्रतापनगर को जोड़ने वाला डोबरा चाटी पुल का निर्माण कार्य एक बार फिर से अधर में लटक गया है। सस्पेंडर टूटने के बाद रेस्टिंग के लिए रांची भेजे गए 4 सस्पेंडर के जॉइंट फेल हो गए हैं। टिहरी के श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए नए प्रयास किए जा रहे हैं। कुल सचिव ने कहा कि प्रैक्टिकल परीक्षा के नंबर ऑनलाइन दिए जाएं, इसकी व्यवस्था हो रही है। मशहूर लोक गायिका कबूतरी देवी पर बनाई गई एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का पिथौरागढ़ में प्रदर्शन किया गया। 45 मिनट की इस डॉक्यूमेंट्री में कबूतरी देवी के जीवन संघर्ष को करीब से दिखाने की कोशिश की गई है। रामनगर में चल रहा वन्य प्राणी सप्ताह का समापन हो गया है। यहां के ऑडिटोरियम हॉल में जिम कॉर्बेट के जीवन पर आधारित गोरा साधु नाटक के मंचन के साथ ही कार्यक्रम का समापन हुआ। अल्मोड़ा नगर पालिका सभागार में प्रेम सिंह सनवाला द्वारा लिखी लोकनंदा पुस्तक का विमोचन किया गया। पुस्तक में मां नंदा के बारे में जानकारी दी गई है। पंतनगर के गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय में चल रहा 4 दिवसीय अखिल भारतीय किसान मेला आज समाप्त हो जाएगा। मेले में अब तक 75 लाख रुपए की गेहूं की 14 प्रजातियों के उन्नत बीजों की बिक्री भी शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट के पहले दिन चेक गणराज्य के राजदूत मलान होवरका भी दून आए। उन्होंने कहा है कि मैन्युफैक्चर के क्षेत्र में चेक गणराज्य निवेश का इच्छुक है।
रविवार को समिट खत्म होने के बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, आपको बता दें कि इन्वेस्टर समिट के बाद ऋषिकेश पहुंचे, जहां उन्होंने गंगा आरती देखी। इसके अलावा कई बड़े उद्योगपति भी गंगा आरती देखने ऋषिकेश पहुंचे हुए थे। रविवार को इन्वेस्टर समिट का भोज कार्यक्रम आयोजित किया गया, इसमें सीएम के साथ ही कई उद्योगपति शामिल हुए।